सो वेलकम बैक अगेन। और हम लोग सिसोदिया वंश को आगे कंटिन्यू करते हैं और महाराणा प्रताप से हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो उदय सिंह द्वितीय के बाद अगला सिसोदिया शासक महाराणा प्रताप बनता है, जिसका शासनकाल 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक था। तो उदय सिंह द्वितीय के बाद उनका पुत्र सिसोदिया वंश का अगला शासक महाराणा प्रताप बनते हैं, जिनका शासन मात्र 1572 से 1597 तक रहता है। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में पिता उदय सिंह द्वितीय एवं माता जयंताबाई। तो महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था और इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था और माता का नाम जयंताबाई था। एक अन्य धारणा के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली में हुआ था। तो एक और धारणा कही जाती है जिसके अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था, तो पाली में। महाराणा प्रताप का बचपन भील जाति के साथ बीता, इसीलिए बचपन का नाम कीका। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगंदा में, याद रखेंगे, तथा दूसरा राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का बचपन भील जाति के साथ बीता था और भील जाति में बच्चों को कीका कह के संबोधित किया जाता था। तो इसी कारण महाराणा प्रताप का बचपन भील जाति के साथ बीता, तो इन्हें भील जाति कीका कह के संबोधित करते थे, याद रखेंगे। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक बार जो राज्याभिषेक हुआ वह 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। कहां पे? तो गोगंदा में। और दूसरा बार राज्याभिषेक पूरे विधि के साथ 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ में हुआ था, याद रखेंगे। 18 जून 1576 ईस्वी 18 जून 1576 ईस्वी जो महाराणा प्रताप का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध। राजस्थान के गोगंदा के निकट हल्दी घाटी में अकबर की तरफ से मान सिंह तथा आसफ खां के साथ महाराणा प्रताप का युद्ध अनिर्णित रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर विजयी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी। तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी राजस्थान के गोगंदा के निकट स्थित है और इस युद्ध में अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां ने युद्ध किया। किसके साथ? तो महाराणा प्रताप के साथ। और यह युद्ध अनिर्णित रहा, इसका कोई निर्णय नहीं निकला। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी युद्ध कर रहा था, याद रखेंगे, हकीम खां सूरी। कर्नल टॉड के अनुसार हल्दी घाटी थर्मोपोली एवं युद्ध मैराथन। तो कर्नल टॉड ने इस हल्दी घाटी के स्थान को थर्मोपोली कहा है और इस युद्ध को मैराथन की संज्ञा दी है। याद रखेंगे कि कर्नल टॉड ने इस हल्दी घाटी के युद्ध को मैराथन और हल्दी घाटी को थर्मोपोली कहा है। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप के द्वारा देवड़ी विजय। तो 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने देवड़ी पर विजय प्राप्त किया, याद रखेंगे। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो 1597 ईस्वी को। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अगला शासक उनका पुत्र राणा अमर सिंह, जिनका शासनकाल 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक था। सिसोदिया वंश के अगले शासक, इनकी माता का नाम अजबदे पुअर था, अजबदे पुअर। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद सिसोदिया वंश का अगला शासक महाराणा प्रताप का पुत्र राणा अमर सिंह बने,
जिनका शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी तक था, और इनकी माता का नाम अजबदे पुअर था, जो कि महाराणा प्रताप की पत्नी थी। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह की मुगलों से संधि की शर्त थी, अमर सिंह मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। मेवाड़ के राणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध में प्रवेश नहीं करेंगे। मुगलों के लिए 1500 घुड़सवार सेना, जीते हुए क्षेत्र की वापसी, 5000 जात तथा 5000 सवार मुगलों को दिया जाएगा। डूंगरपुर तथा बसवाड़ा के शासक जागीरदार बनेंगे। तो 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह के साथ मुगलों की संधि हुई। इस संधि में क्या क्या शर्त था कि अमर सिंह मुगलों के दरबार में नहीं जाएंगे, मेवाड़ के राणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध में करेंगे तो उसमें मेवाड़ के राणा प्रवेश नहीं करेंगे, कि मुगल जब मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध अपनाएंगे तो मेवाड़ के राणा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मुगलों के लिए 1500 घुड़सवार सेना याद रखेंगे, साथ ही जीते हुए क्षेत्र की वापसी, 5000 जात और 5000 सवार मुगलों को दिया जाए। साथ ही साथ डूंगरपुर तथा बसवाड़ा के शासक जागीरदार बनेंगे। किसके? तो मुगलों के। राणा अमर सिंह प्रथम के बाद अगले सिसोदिया शासक कौन बने? तो करण सिंह द्वितीय बने। पहले मेवाड़ी शासक जो मुगल दरबार में गए और मनसबदारी प्राप्त की। तो राणा अमर सिंह के बाद उनके पुत्र, जिनका नाम था करण सिंह द्वितीय, सिसोदिया वंश के अगले शासक बने, जिनका शासनकाल 1620 से 1628 ईस्वी तक था। और ये पहले शासक थे जो मुगल दरबार में गए और मुगलों की मनसबदारी प्राप्त की। करण सिंह द्वितीय के बाद अगला सिसोदिया शासक कौन बनता है? तो जगत सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1628 से 1652 ईस्वी तक था, जिनके द्वारा पिछौला झील में जग मंदिर महल का निर्माण किया गया तथा जगदीश मंदिर पंचायतन शैली में निर्माण किया गया। और इस मंदिर में जगन्नाथ राय प्रशस्ति का उत्कीर्ण कराया। साथ ही मोहन मंदिर और स्वरूप तालाब का भी इन्होंने निर्माण कराया। तो करण सिंह द्वितीय के बाद जगत सिंह प्रथम, जो करण सिंह द्वितीय के पुत्र थे, अगला सिसोदिया शासक बने, जिन्होंने पिछौला झील में जगमंदिर महल का निर्माण कराया, जगदीश मंदिर का निर्माण कराया। किस शैली में? तो पंचायतन शैली में। और जगदीश मंदिर में जगन्नाथ राय प्रशस्ति का भी उत्कीर्ण कराया। साथ ही मोहन मंदिर और स्वरूप तालाब का निर्माण कराया। जगत सिंह प्रथम के बाद सिसोदिया वंश के अगले शासक राज सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक था, जिनके द्वारा औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया गया। याद रखेंगे। तो जगत सिंह प्रथम के बाद राज सिंह प्रथम बने, जिनका शासनकाल 1652 से 1680 था। तो इन्होंने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया। राज सिंह प्रथम के शासनकाल में कुशल शिल्पकार, साहित्यकार, दस्तकार का हमेशा सम्मान एवं स्वयं भी एक कला प्रेमी, जन जन के चहेते, वीर और दानी पुरुष, साथ ही धर्मनिष्ठ, प्रजापालक और कुशल संचालक। तो राज सिंह प्रथम के शासनकाल में कुशल शिल्पकार, साहित्यकार, दस्तकार का हमेशा सम्मान होता था, क्योंकि राज सिंह प्रथम भी स्वयं एक कला प्रेमी थे, जन जन के चहेते थे, वीर थे और साथ ही साथ दानी पुरुष थे और धर्मनिष्ठ, प्रजापालक और एक कुशल संचालक भी थे। राज सिंह प्रथम के द्वारा राजसमंद झील के किनारे नौचौकी पर बड़े बड़े 50 प्रस्तर पर उत्कीर्ण राजशिला लेख का निर्माण, साथ ही अनेक बाग बगीचे, फव्वारे, मंदिर, बावड़ियां, राजप्रसाद, द्वार और सरोवर का निर्माण। तो राज सिंह प्रथम ने राजसमंद झील के किनारे नौचौकी पर बड़े बड़े 50 प्रस्तर को उत्कीर्ण कराया।
साथ ही साथ राजशिला लेख का निर्माण कराया और अनेक बाग बगीचे, फव्वारे, मंदिर, बावड़िया, राजप्रसाद, द्वार और सरोवर का भी निर्माण कराया। राज सिंह प्रथम का सबसे बड़ा कार्य राजसमंद झील पर पाल का निर्माण एवं कलापुर नौचौकी का निर्माण। तो राज सिंह प्रथम का सबसे बड़ा कार्य था कि कि राजसमंद झील पर पाल का निर्माण करना एवं कलापुर नौचौकी का निर्माण करना। महाराजा राज सिंह प्रथम के बाद उसका पुत्र जयसिंह, महाराजा जयसिंह, जिसका शासनकाल 1680 से 1698 तक था, सिसोदिया वंश के अगले शासक बने और इनका राज्याभिषेक करज नामक गांव में हुआ। याद रखेंगे, करज नामक गांव में किसका? राजा जयसिंह का, 1680 से 1698। जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण, जिसका अन्य नाम ढेबर झील, इस झील पर बाबा का मगरा एवं प्यारी नामक दो टापू। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महाराजा जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण किया। इसका एक और नाम क्या था? ढेबर झील। और इस झील पर बाबा का मगरा और प्यारी नामक दो टापू का भी निर्माण कराया। याद रखेंगे, महाराजा जयसिंह शांति प्रिय, दानी, धर्मनिष्ठ और उदार शासक थे। औरंगजेब से कुछ समय तक लड़े लेकिन अंत में संधि कर ली। जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ईस्वी तक जिसका शासनकाल था, अगला सिसोदिया शासक बने। इनके द्वारा अंबर और मारवाड़ के विद्रोही के साथ वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया गया और इनके समय मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ गई, लेकिन बहादुर शाह प्रथम की बढ़ती शक्ति के कारण ये मुगलों के ही अधीन रहे। महाराणा अमर सिंह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र संग्राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1710 ईस्वी से 1734 ईस्वी तक रहता है, वे सिसोदिया वंश के शासक बने और संग्राम सिंह द्वितीय का राज्याभिषेक 26 अप्रैल 1711 ईस्वी को हुआ और इनके द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, सिमारमा गांव में बैद्यनाथ का विशाल मंदिर, नाहर मगरी के महल, उदयपुर के महलों में चीनी की चित्रशाला का निर्माण तथा बैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई। मराठों के विरुद्ध भीलवाड़ा जिले में हुड्डा सम्मेलन बनाने की योजना किया। किसने? तो महाराणा संग्राम सिंह ने। 18 बार युद्ध किया। 24 जनवरी 1734 ईस्वी को संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई और संग्राम सिंह के समय फर्रुखसियर के द्वारा जजिया कर हटाने का फरमान जारी किया गया। जेम्स टॉड के अनुसार रावल की गद्दी का गौरव बना रखने वाला अंतिम राजा किसे कहा गया? तो महाराजा संग्राम सिंह को। तो जेम्स टॉड के अनुसार रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला अंतिम राजा महाराजा संग्राम सिंह थे। याद रखेंगे। तो यह तो था सिसोदिया वंश। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद और सिसोदिया वंश के थोड़े से फैक्ट बचे हैं जिसे हम लोग समाप्त करेंगे। सो वेलकम बैक अगेन। तो एक बार फिर से हम लोग सिसोदिया वंश के आते हैं अंतिम पड़ाव पे और इसके अंतिम भाग को देखते हैं। तो संग्राम सिंह द्वितीय के बाद सिसोदिया वंश के अगले शासक बने इनके पुत्र जगत सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1734 से 1751 तक था। जगत सिंह द्वितीय के बाद सिसोदिया वंश के अगले शासक प्रताप सिंह द्वितीय बने, जिनका शासनकाल 1751 से 1754 तक था। प्रताप सिंह द्वितीय के बाद अगले सिसोदिया शासक राज सिंह द्वितीय बने, जिनका शासन 1754 से 1762 तक था। इनके द्वारा सभी राजपूतों को एकत्रित कर मराठों के विरुद्ध अहमद शाह दुर्रानी को भारत में आमंत्रित किया गया। इनके समय 1761 में
पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और 1762 में इनकी मृत्यु हो गई। किनके समय? तो प्रताप सिंह द्वितीय के बाद राज सिंह द्वितीय के समय। राज सिंह द्वितीय के बाद अरि सिंह द्वितीय, जिनका शासन 1762 से 1772 तक था। उसके बाद हम्मीर सिंह द्वितीय, जिनका शासन 1772 से 1778 तक था। उसके बाद भीम सिंह 1778 से 1828 तक था। जवान सिंह 1828 से 1838 तक था। उसके बाद सरदार सिंह 1838 से 1842 तक था। और सरदार सिंह के समय मेवाड़ झील कोर की स्थापना हुई। तो सरदार सिंह के समय मेवाड़ झील कोर की स्थापना हुई, याद रखेंगे। इसके बाद स्वरूप सिंह 1842 से 1861 तक, जिनके समय 1857 का विद्रोह हुआ। इसके बाद शंभू सिंह 1861 से 1874, तो इनके समय शंभू पलटन का गठन हुआ और रीजेंसी काउंसिल का गठन हुआ। इसके बाद सज्जन सिंह 1874 से 1884, फतेह सिंह 1884 से 1930, इनके समय गन्ना मिल एवं सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण हुआ। फिर भोपाल सिंह, तो इस तरह बढ़ते गए। तो इनको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इन सभी को जनरली राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभ, राणा अमर सिंह, संग्राम सिंह, इन सभी से प्रश्न आते हैं। तो इनसे बस याद रखें कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके समय? तो याद रख, प्रताप राज सिंह द्वितीय के समय। तो ये तो था सिसोदिया वंश, तो ये समाप्त होता है। और इसके बाद अब हम लोग एक छोटा सा वंश देखेंगे जिसका नाम था मौखरी वंश, जो बिहार और कन्नौज के इलाके में था। तो यह आखिरी होगा राजपूत वंश का। और इसके बाद हम लोग इसके कारण को देखेंगे, इसके राजपूतों के वंश के समाप्ति के कारण, और इसके बाद यह राजपूत वंश समाप्त हो जाएगा। तो मौखरी वंश, गुप्त राजवंश के पतन के बाद इस वंश की स्थापना, मौखरी राजवंश की स्थापना गुप्त राजवंश के पतन के बाद हुई। मौखरी लोग गया बिहार के गुप्त राजवंश के सामंत। तो यह जो मौखरी लोग थे बिहार के गया में गुप्त राजवंश के सामंत हुआ करते थे। मौखरी वंश के इतिहास की जानकारी वान भट्ट के हर्षचरित से। तो मौखरी वंश के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो वान भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित से, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से प्राप्त हरहा लेख से भी मौखरी वंश के राजाओं का उल्लेख। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से प्राप्त हरहा लेख से भी मौखरी वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से मौखरी वंश की मुद्राओं का ढेर उत्खननकर्ताओं को प्राप्त। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से मौखरी वंश के मुद्राओं का ढेर प्राप्त हुआ है। किसे? तो उत्खननकर्ताओं को। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज थी। इस कन्नौज का उस समय का नाम था महोदय नगर। तो मौखरी वंश की राजधानी महोदय नगर, जो वर्तमान में कन्नौज है, वही थी, याद रखेंगे। अर्थात गंगा जमुना का द्वार। इनका फैलाव कन्नौज तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में 3री शताब्दी में। तो इस मौखरी वंश का जो फैलाव था कन्नौज और राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में था 3री शताब्दी में। इसके संस्थापक हरि वर्मा थे। तो मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो हरि वर्मा। बिहार के मौखरी शाखा के 3 अभिलेख बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं से प्राप्त हुई। इस शाखा में 3 राजाओं के नाम यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा तथा अनंत वर्मा। मौखरी वंश के इतिहास की जानकारी साहित्य तथा पुरातत्व दोनों से प्राप्त होती है। तो बिहार के मौखरी शाखा के 3 अभिलेख बराबर और, तो याद रखेंगे कि बिहार के मौखरी शाखा की जानकारी, मौखरी शाखा के 3 अभिलेख बराबर और नागार्जुन की
गुफाओं से प्राप्त हुई। और इस शाखा में 3 राजाओं के नाम यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा मिलती है। मौखरी वंश के इतिहास की जानकारी साहित्य और पुरातत्व दोनों से प्राप्त होती है। मौखरियों की अन्य शाखा राजस्थान में है, जिसका उल्लेख बड़का यूप अभिलेख में ये शकों अथवा नागों के सामंत थे। तो मौखरियों की एक और शाखा राजस्थान में थी, जिसका उल्लेख कहां पे है? तो बड़का यूप अभिलेख में, बड़का यूप अभिलेख में। और ये शकों और नागों के सामंत हुआ करते थे। मौखरियों की गंगा जमुना दोआब में शासन करने वाली शाखा सबसे प्रसिद्ध, जिसकी राजधानी कन्नौज। याद रखेंगे कि मौखरियों की गंगा जमुना के दोआब में शासन करने वाली शाखा सबसे प्रसिद्ध थी, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। मौखरी वंश से मगध को छीना। तो याद रखेंगे कि तो ये तो था इस मौखरी वंश के प्राचीन इतिहास के बारे में। अब हम लोग इसके शासक पर आते हैं। तो कौन कौन से शासक हैं? तो सबसे पहला देखते हैं हरि वर्मा, जो कि इस मौखरी वंश का संस्थापक था। मौखरी वंश के पहले राजा और संभवतः 1510 ईस्वी में शासन शुरू। तो मौखरी वंश के पहले राजा हरि वर्मा थे और इनका शासन 510 ईस्वी में शुरू होता है। इसकी पत्नी का नाम भट्टिका देवी जय स्वामिनी था। तो हरि वर्मा की पत्नी का नाम क्या था? भट्टिका देवी जय स्वामिनी। याद रखेंगे। हरि वर्मा को उपाधि महाराज के रूप में मिली है। तो हरि वर्मा की उपाधि क्या थी? महाराज। अनुमान है कि ये गुप्तों के सामंत थे। तो हरि वर्मा ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इससे पता चलता है कि हरि वर्मा गुप्त के सामंत थे। प्रशंसा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से प्राप्त हरहा लेख से। तो हरि वर्मा की प्रशंसा कहां पे की गई है? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से प्राप्त हरहा लेख में इस हरि वर्मा की प्रशंसा की गई। इस यश चारों तरफ और अपने शत्रुओं के लिए ज्वालामुखी के समान। तो यह हरि वर्मा का यश चारों तरफ फैल गया था और यह अपने शत्रुओं के लिए ज्वालामुखी के समान था। याद रखेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था का संस्थापक तथा प्रजा के कष्टों का दूर करने वाला। यह हरि वर्मा वर्णाश्रम व्यवस्था का संस्थापक था और अपने प्रजा के कष्टों को दूर करने वाला शासक था। इसके बाद अगला शासक बनता है आदित्य वर्मा, हरि वर्मा का पुत्र एवं अगला उत्तराधिकारी। तो आदित्य वर्मा हरि वर्मा का पुत्र था और अगला उत्तराधिकारी बनता है। इसकी माता का नाम भट्टारिका देवी जय स्वामिनी। असीरगढ़ लेख से जानकारी। तो चूंकि हरि वर्मा की पत्नी का नाम था भट्टिका देवी जय स्वामिनी, तो वही भट्टारिका देवी जय स्वामिनी इस आदित्य वर्मा की माता थी और इसकी जानकारी असीरगढ़ लेख से मिलती है। याद रखेंगे। इसे आदित्य वर्मा की उपाधि महाराजा धीराज। तो आदित्य वर्मा ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसका विवाह उत्तर गुप्त वंशीय राजकुमारी हर्ष गुप्ता से। तो आदित्य वर्मा का विवाह किससे हुआ था? तो उत्तर गुप्त वंशीय राजकुमारी हर्ष गुप्ता से। याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम था ईश्वर वर्मा, आदित्य वर्मन का पुत्र एवं अगला उत्तराधिकारी। तो ईश्वर वर्मन आदित्य वर्मा का पुत्र था और अगला उत्तराधिकारी था। जौनपुर लेख में सिंह के समान संज्ञा अर्थात क्षिति भुजा सिंह। तो जौनपुर लेख में ईश्वर वर्मा को सिंह के समान कहा गया है अर्थात क्षिति भुजा सिंह, अर्थात सिंह के समान इसकी भुजा थी। ईश्वर वर्मा का विवाह गुप्त वंशीय राजकुमारी उपगुप्त के साथ। तो ईश्वर वर्मा का विवाह गुप्त वंशीय राजकुमारी उपगुप्त के साथ हुआ था। मालवा तथा आंध्र पर विजय तथा रेवतक पर विजय। तो इस
ईश्वर वर्मा ने मालवा, आंध्र और रेवतक पर विजय प्राप्त किया, याद रखेंगे। ईश्वर वर्मा की उपाधि महाराजा धीराज, ईश्वर वर्मा ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चूंकि तीनों शासक हरि वर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा तीनों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो इससे पता चलता है कि इनकी तीसरी पीढ़ी तक मौखरियों का गुप्तों से संबंध था। तो इस महाराजा धीराज की उपाधि से पता चलता है कि मौखरी वंश के तीनों पीढ़ी का संबंध गुप्त वंश से था। इसके बाद अगला शासक बनता है ईशान वर्मा, ईश्वर वर्मा का पुत्र तथा उत्तराधिकारी तथा मौखरी वंश के पहले स्वतंत्र राजा। तो ईशान वर्मा ईश्वर वर्मा का पुत्र था और अगला मौखरी वंश का शासक था और मौखरी वंश का पहला स्वतंत्र राजा था। इसकी माता का नाम उपगुप्ता था। तो ईशान वर्मा की माता का नाम क्या था? उपगुप्ता। उपाधि महाराजा धीराज, ईशान वर्मा को भी महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। विजयों का उल्लेख हरहा लेख में, ईशान वर्मा के विजय का उल्लेख कहां से मिलता है? तो हरहा लेख में, याद रखेंगे। इसका विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री हर्षवर्धन, सॉरी, तो इसके बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम था अवंती वर्मा। तो अवंती वर्मा का पुत्र, और इसके बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है सर्ववर्मा। सर्ववर्मा जो था, एक चीज और याद रखेंगे इस ईशान वर्मा के बारे में कि मौखरी वंश से मगध को छीन लिया। इंपॉर्टेंट है कि इस ईशान वर्मा ने मौखरी वंश से मगध को छीन लिया। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला शासक बनता है सर्ववर्मा। सर्ववर्मा ईशान वर्मा का पुत्र एवं अगला उत्तराधिकारी। तो सर्ववर्मा ईशान वर्मा का पुत्र था और अगला उत्तराधिकारी था। हरहा अभिलेख के अनुसार इसका छोटा भाई सूर्यवर्मा, तो सूर्यवर्मा का एक छोटा भाई था, सर्ववर्मा का एक छोटा भाई था सूर्यवर्मा। इसकी पता चलती है हरहा अभिलेख से। मगध पर विजय एवं महाराजा धीराज की उपाधि, तो सर्ववर्मा ने मगध पर विजय प्राप्त करके महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके बाद अगला शासक बनता है अवंती वर्मा। सर्ववर्मा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी। अवंती वर्मा सर्ववर्मा का पुत्र था एवं अगला उत्तराधिकारी था मौखरी वंश का। इसकी प्रशंसा हर्षचरित ग्रंथ में सबसे शक्तिशाली शासक, यह अवंती वर्मा सबसे शक्तिशाली शासक था और इसकी प्रशंसा वानभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में की गई। इसका सीमा विस्तार बिहार तक था। याद रखेंगे, अनंत वर्मा का सीमा विस्तार बिहार तक था। उत्तर गुप्त राजाओं को अपने अधीन किया। तो इस अवंती वर्मा ने उत्तर गुप्त राजाओं को अपने अधीन किया। इसके बाद अगला और अंतिम शासक बनता है ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा जिसका शासन 600 से 605 ईस्वी तक था। याद रखेंगे। तो अवंती वर्मा का पुत्र एवं अंतिम उत्तराधिकारी, तो ग्रह वर्मा अवंती वर्मा का पुत्र था और अंतिम मौखरी शासक था। इसकी जानकारी हर्षचरित से मिलती है। तो इसकी भी जानकारी किससे मिलती है ग्रह वर्मा की? तो हर्षचरित से। याद रखेंगे। इसका विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री और हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से हुआ था। याद रखेंगे कि ग्रह वर्मा का विवाह किससे हुआ था? तो थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री और हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से हुआ था। मालवा के राजा देवगुप्त और बंगाल के राजा शशांक के द्वारा ग्रह वर्मा की हत्या तथा राज्यश्री को बंदी। ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी बना और वहीं पर अपनी बहन राज्यश्री के साथ वहीं पर हर्षवर्धन ने शासन किया। तो याद रखेंगे
मालवा की राजा देवगुप्त और बंगाल की राजा शशांक ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया। बाद में ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी बना और कन्नौज में ही हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री के साथ अपना राज्य स्थापित किया। तो यह तो था छोटा सा मौखरी वंश। तो इससे कभी कभी प्रश्न आते हैं क्यों। तो इस प्रकार ये हमारा राजपूत काल हुआ समाप्त, राजपूतों का पूर्ण वंश हो गया समाप्त, याद रखेंगे। और अब हम लोग एक छोटा सा फैक्ट देख लें कि राजपूतों के पतन का कारण क्या था, और इसके बाद तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ सेकंड के बाद हम लोग राजपूतों के पतन की चर्चा करेंगे और यह राजपूत वंश अर्थात पूर्व मध्यकाल समाप्त हो जाएगा, याद रखेंगे। तो राजपूतों के पतन के कारण एकता का अभाव, उसके बाद आधुनिक शस्त्रास्त्रों की कमी, शस्त्रास्त्रों की कमी, उसके बाद नवीन सैन्य पद्धति का अभाव, नवीन सैन्य पद्धति का अभाव, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण अलग अलग स्वतंत्र क्षेत्र का होना। एक दूसरे के प्रति सर्वदा संघर्ष का भाव। ये तो था राजपूतों के पतन के कारण। तो इस प्रकार ये समाप्त हुआ राजपूत वंश, और अब हम लोग मिलेंगे अगले दक्षिण भारत के साथ, और यह पूर्व मध्यकाल का जो हिस्सा था वह समाप्त हुआ। और अगले में वीडियो में हम लोग पल्लव वंश के साथ मिलेंगे और संगम युग की चर्चा करेंगे। चोल, चेर, पांड्य, ये 3 वंश और एक पल्लव वंश, और इसके बाद हमारा विजयनगर साम्राज्य होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक